आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो एनीमिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। टाइप से ये पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस और एनीमिया, पर्निशियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस, खतरनाक। और एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में आरबीसी का फंक्शन जब डिमिनिश कर जाता है, चाहे आरबीसी के नंबर कम हो जाने से या फिर आरबीसी का क्वालिटी चेंज होने के कारण, तो उसके वजह से आरबीसी का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में डिक्रीज कर जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और इसमें जब डेंजरस कंडीशन डेवलप हो जाती है तब उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। नॉर्मल कंडीशन में आपको मालूम होगा, नॉर्मल में कि जो माइलॉइड सेल है, एक माइलॉइड सेल जिसमें कि कंप्लीट ऑर्गेनेल्स होता है, और ये ऑर्गेनेल्स माइलॉइड सेल 9 डेज में एक आरबीसी बनता है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जब ये आरबीसी बनता है तो इसके अंदर टोटल ऑर्गेनेल्स डाइल्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाता है। न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन, ऑर्गेनेल्स का मॉडिफिकेशन, ये सब के सब मॉडिफाइड होकर के तो एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट बनता है। और इसमें सिर्फ रह जाता है क्या? हीमोग्लोबिन, वाटर, और कुछ रहता नहीं इसमें, और एंजाइम। तो ये जो होता है 9 डेज में यहाँ से यहाँ बनता है। और ये जब बन जाता है तो इसकी साइज 80 से लेकर 96 फेम्टोलीटर होता है। एक नॉर्मल वॉल्यूम जो बोलते हैं आरबीसी का, ये तो ये नॉर्मल बात है। इस मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B9 और B12, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोलामिन। यही जो विटामिन होता है ना, इस न्यूक्लियस को, इस सब डीएनए को म्यूटेशन कराता है। और जब म्यूटेशन होता है तभी जाकर के एक आरबीसी बनता है, मैच्योर आरबीसी। अब मैच्योर आरबीसी में कुछ नहीं होता है, ना इसमें न्यूक्लियस होता है, ना इसमें राइबोसोम होता है, ना गोल्गी बॉडी होती है, ना कुछ भी नहीं होता है, यानी ऑल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। कैसे हुआ? मॉडिफिकेशन होने से हुआ ये। तो मॉडिफाइड हो करके और क्या होता है, ये ऐसा एक मैच्योर आरबीसी बन जाता है। चलिए अगली पॉइंट क्या है? ये जो डिजीज है, इस डिजीज में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होने में दिक्कत होता है, मॉडिफाइड नहीं होता है। अब मॉडिफाइड नहीं होने से क्या होता है कि जो आरबीसी बनेगा वह आरबीसी, एक तो इसकी साइज रहेगा बड़ा हुआ, बड़ा साइज रहता है, जिसको बोलते हैं मैक्रोसाइट या मिगैलो बोलते हैं, इसको मिगैलोब्लास्ट बोलते हैं। एक तो साइज बड़ा रहेगा, इसके अंदर जो कंटेंट होगा वह डेंजरस सब्सटेंस होंगे, हीमोसिस्टीन बोलते हैं उसको, ये सब्सटेंस। और ऐसे कंडीशन में ये आरबीसी यहाँ से जब बन के बाहर निकलता है तो एक तो साइज बड़ा रहेगा, मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। मेगालोब्लास्ट के कारण ये आरबीसी काम करेगा नहीं बॉडी पे, आरबीसी का क्वालिटी सही नहीं रहेगा, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा ना, वह प्रोडक्ट की वजह से बॉडी के नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब ऑर्गन जो है इसके कारण डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होता है। तो ऐसे कंडीशन क्यों कहते हैं कि हम लोग पर्निशियस बोलते हैं हम लोग। और ये जो आरबीसी बना इसको बोलते हैं मिगैलोब्लास्ट बोलते हैं, मैक्रोसाइट बोलते हैं, और इसके कारण बॉडी पे यह आरबीसी काम करेगा नहीं, और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। तो एक तो क्या क्या डेंजरस क्या क्या हुआ? एक तो खुद आरबीसी काम करेगा नहीं, साइज बड़ा हो चुका है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा ये, और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो कंटेंट बनेंगे वह टॉक्सिक कंटेंट बन जाएंगे। और टॉक्सिक कंपोनेंट जो होती है इसके कारण हमारे बॉडी में डेंजरस इफेक्ट होगी, और जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, ये सब यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। तो ये जो, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। अब बात करते हैं इसका कारण क्या है। तब पर्निशियस एनीमिया का मेन कारण है विटामिन B9 और B12 की कमी। अब B9 B12 की कमी क्यों होती है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, मान लिया सपोज दैट ये GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अब विटामिन B9 B12 तो यहीं से ना आएगा बॉडी में। तो अब सबसे पहला गड़बड़ी कहाँ से? डाइट से आते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, हो सकता है कि उस डाइट में ही B9 B12 ना हो, उसी में इस चीज़ की कमी हो रही है। क्योंकि मान लीजिए जो खाना खाते हैं, B9 B12 की जो सोर्स है, B12 का सोर्स क्या है? जैसे नॉन वेज है, कर्ड है, जर्मिनेटेड सीड है। ज़्यादातर तो B12 जो होता है वह आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलती है। तो अगर बाय द वे उसको ज़्यादा ओवर कुकिंग कर देंगे तब विटामिन खराब हो जाएगी।
और प्लस कितने लोग उसको खाते हैं, उसको डाइट लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, किसी कमी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो डाइटरी डिफेक्ट बहुत है इसमें B9 B12 की कमी में। अगर डाइट में हैवी अगर बाय द वे, तो दूसरी प्रॉब्लम, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाइजेशन का प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, क्योंकि जो B9 B12 जो होता है यह कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है फूड में। याद रखना है, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन ये कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है फूड में। जब ये इंटेस्टाइन में आता है, GI में, तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में एक सब्सटेंस होता है इंटेंसिव फैक्टर। अब इंटेंसिव फैक्टर क्या करता है कि उस जो फॉलिक एसिड और B12 को, B9 और B12 को, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। कौन? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंटेंसिव फैक्टर बनता कहाँ से है? तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें पेराइटल सेल से इंटेंसिव फैक्टर निकलता है। अब इंटेंसिव फैक्टर की कमी होने पर यह B9 B12 कम्प्लेक्स फॉर्म में रह जाएगा, ये ब्रेक नहीं हो पाएगी, ये सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगी। अब ये B9 B12 की डिफिशियंसी, इंटेंसिव फैक्टर की कमी क्यों हो गई? अब इंटेंसिव फैक्टर की कमी होगी, पेराइटल सेल कमजोर। पेराइटल सेल कमजोर क्यों होगा? सबसे पहला, जो पेशेंट ए ब्लड ग्रुप का होता है उसका पेराइटल सेल वीक होता है। दूसरी बात है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बार बार होता है, गैस्ट्राइटिस है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, H पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, गैस्ट्रेक्टोमी है, ऐसे कई कंडीशन के कारण क्या होता है कि इंटेंसिव फैक्टर की कमी हो जाती है और उसके कारण B9 B12 का डाइजेशन नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है। अब जो बात अगले कंडीशन आता है वह है अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम। अगर बाय द वे सपोज है कि जो म्यूकोसा लेयर है, वह म्यूकोसा लेयर अगर बाय द वे हेल्दी नहीं हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये जो B9 B12 यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला जो कॉज आता है वो है डिमांड। अगर बाय द वे इसकी डिमांड बॉडी में ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा होता कब है? सबसे पहला डिमांड इसका होता है प्रेगनेंसी के केस में। मालूम है कि प्रेगनेंसी में प्लासेंटा का डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन बिना फॉलिक एसिड का नहीं होता है। दूसरा, फीटल का हीमोग्लोबिन, फीटल में न्यूरल कैनाल, फीटल में मसल्स, फीटल का ब्रेन, इसका डेवलपमेंट के लिए हमें B9 B12 चाहिए ही चाहिए। अगर बाय द फीटल, अगर बाय द B9 B12 का जो नीड है अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो मदर में तो कमी हो जाएगी इसकी। दूसरा अगला क्या होता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन में भी B9 B12 लॉस करता है, वहाँ से बाहर दूध के बाहर, मिल्क के सहारे बाहर निकलता है। अगला है रिकरेंट एवर्सन, बार बार एवर्सन होने के कारण भी B9 B12 कमी होती है। शॉर्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी, मतलब कि एक प्रेगनेंसी और 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप बहुत कम है, तो इस कंडीशन से भी क्या होता है, इसकी कमी होती है। ट्विंस प्रेगनेंसी, अगर बाय द मल्टीपल बच्चा है बाय द वे, उसमें भी क्या होता है, इसकी कमी होती है। तो आप देख लिए ना, इसकी कमी का बहुत सारे रीजन होते हैं। और कभी कभी जैसे टॉक्सेमिया बॉडी में हो रही है या पहले से नर्वस प्रॉब्लम है, न्यूरल डिजॉर्डर है, तो उसमें भी कभी कभी यहाँ पर B9 B12 की कमी होती है। चलिए, ये तो था आपका कमी होने का कारण। अब बात करते हैं इसकी वजह से होगा क्या। तो देखिए, इसकी वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी है वो आरबीसी का जो सही नहीं बन पाएगा, शेप इसका बड़ा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा इसका, इसकी वजह से बन जाएगा मेगालोब्लास्ट। ये आरबीसी बॉडी में काम करेगा नहीं, आरबीसी बॉडी में जाकर के ब्रेक भी करेगा और कामयाब नहीं रहेगा। इसके कारण क्या होगा, एनीमिया तो होगा ही, एनीमिया के साथ साथ बॉडी पे जो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स का भी सिम्टम आ जाता है। प्लस प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी, इम्प्लांटेशन में दिक्कत होगा, और प्लस न्यूरल ट्यूब डेवलप डिजॉर्डर्स होगी। जो बच्चा होगा उसमें स्पाइना बाइफिडा, इसका डिजॉर्डर्स होगा, न्यूरल ट्यूब प्रॉपर डेवलप होगी नहीं, एनएनसीफेलस का डिजॉर्डर्स होगा, फीटल एनीमिया होगी, फीटल का ग्रोथ रिटार्ड होगा। तो ऐसे जितने भी डिजॉर्डर्स देख रहे हैं, ये सब डिजॉर्डर इसमें देखने को मिलता है, ये इसका डिजॉर्डर्स होता है। अब बात करते हैं इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरम फॉलिक एसिड और सीरम साइनोकोबालामिन, यानी सीरम B9 और सीरम B12,
इसका जांच करेंगे तो रिपोर्ट में क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या जांच करा सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस जांच करा सकते हैं, उसमें आपको इंटेंसिव फैक्टर की कमी होगी, हो सकता है HCl भी साथ साथ कम होगा, तो ये भी जांच करा कर वो देख सकते हैं। अगला इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी से क्या देखते हैं, गैस्ट्राइटिस देख सकते हैं, H पायलोरी देखते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर का पता लगाते हैं। तो ये जो होता है इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग कहाँ से कॉज आ सकता है वो देख लेते हैं। बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फॉलिक एसिड जो कि इसके टैबलेट फॉर्म में आता है, इसको हम लोग चलाते हैं 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 500 माइक्रोग्राम, जैसा नीड होती है एज पर फिजिशियन, जितना नीड है उसके अनुसार इसको हम लोग चलाते हैं फॉलिक एसिड। साइनोकोलामिन B12, इसका भी अलग से टैबलेट आता है, या मिथाइलकोबिन के नाम से आता है, या फिर हिजिड के नाम से आता है, मेगान्यूरोन के नाम से आता है, बहुत तरह से आता है। इस टैबलेट को भी लोग चलाता है, सप्लीमेंट देते हैं। अब प्लस डाइट्री जरूरी है, कम से कम बोलते हैं दिन भर में एक बार जर्मिनेटेड सीड यूज करने के लिए, एक बार कम से कम दही यूज करने के लिए बोलते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो, नॉनवेज है तो उसको बोलते हैं सप्ताह में 2 बार कम से कम, मतलब मटन यूज करने के लिए, नॉनवेज डाइट लेने के लिए एग बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं। ये सब क्या होता है, डाइट्री हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है कंडीशन मेडिसिन के बारे में, अगर ऐसा पेशेंट आता है तो हम लोग सप्लीमेंट के साथ साथ क्या दे सकते हैं, तो सप्लीमेंट के साथ हम लोग फेरम फॉस, कॉस्टिकम, चाइना, सीना, फॉस्फोरस, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ये सब जो मेडिसिन है, इसका होम्योपैथी मेडिसिन ये आप बोल रहे थे, ये सब मेडिसिन इसको दे सकते हैं। ये सब, ये था आपका पर्निशियस एनीमिया। बाकी बातें को अगर होगी तो इस बात में नेक्स्ट वीडियो चलेंगे, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।